दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 3 मार्च को आपकी परीक्षा होने वाली थी और वह पोस्टपोन्ड हो गई। तो अब मन में ज़रूर सवाल उठता है कि अब परीक्षा कब होगी, कितना समय मिलेगा और तैयारी किस किताब से करें, कैसे करें। जिन लोगों ने तैयारी अभी तक नहीं की थी उनके मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि तैयारी किस किताब से करें, कैसे करें, परीक्षा कब तक होगी, कितना समय मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न लोगों के सामने उठते हैं। लगातार लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, लगातार लोगों का मैसेज भी आ रहा है। तो इसी पर चर्चा आज हम लोग करेंगे कि अब परीक्षा कब होगी और तैयारी हम किस किताब से करें। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इकाई 1 से लेकर 10 तक कैसे पढ़ें। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे हैं, लगातार वीडियो आपने देखा है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ तो क्रैश कोर्स शुरू किया गया था 15 जनवरी से 40 दिन के लिए और 27 फरवरी को कंप्लीट किया गया। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि परीक्षा कब होगी। सबसे पहले यही बात हम लोग कर लेते हैं कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा कब होगी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कोर्ट की जो सुनवाई है, कोर्ट में जो हेयरिंग है, जो केस लगा हुआ है, उसकी सुनवाई है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को। अब 10 अप्रैल को सुनवाई है तो 10 अप्रैल से परीक्षा तो संभव ही नहीं है। इसके बाद अप्रैल में ही चुनाव है, तो अप्रैल में तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये 10 अप्रैल को सुनवाई होती है और इस दिन फैसला आ जाता है गेस्ट फैकल्टी में, अगर गेस्ट फैकल्टी के फेवर में आता है तो फिर इन लोगों को फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। लगभग 15 दिन का समय मिलेगा। फिर पढ़ाई करने के लिए 30 से 35 दिन का समय जो आयोग का होता है, जो नियम होता है, उसके अनुसार मिलेगा। तो यह परीक्षा आपकी जा रही है जून में। तो ये तो बात हो गई कि अगर फैसला आता है गेस्ट फैकल्टी के फेवर में। मान लिया 90% तो उम्मीद यही है कि गेस्ट फैकल्टी के फेवर में आएगा। मान लिया 10% कि अगर गेस्ट फैकल्टी के फेवर में फैसला नहीं आता है 10 अप्रैल को, तो अप्रैल तो खैर चुनाव में चला जाएगा और उसके बाद फिर अप्रैल के लास्ट में आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा जून में किस तारीख को होगी, किस तारीख से एडमिट कार्ड आएगा। तो भी आप मानकर चलिए मई में, तो आप मानकर चलिए कि मई के लास्ट में होगा। तो दोनों ही केस में अगर हम देखते हैं तो या तो परीक्षा मई लास्ट में जाएगी या फिर जून में जाएगी। तो ज़्यादातर जो संभावना बन रही वो परीक्षा यही है कि जून में जाने की संभावना है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था। आपने अगर हमारा चैनल देखा होगा, पहले का वीडियो देखा होगा, तो आपको पता है कि जब पहली बार डेट बढ़ाई गई थी तभी मैंने बता दिया था कि ये परीक्षा आगे 3 मार्च को भी जो इन्होंने डेट दिया है उसमें भी नहीं हो पाएगी। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया था। तो अब जो संभावना बन रही है, जिस आधार पर पहले मैंने बताया था, उसी आधार पर फिर मैं बता रहा हूँ कि परीक्षा मई लास्ट या जून में जाएगी। ज़्यादातर संभावना जून की है। तो अब आपके पास 3 महीने का समय मिल रहा है। उसके लिए मैंने पूरा का पूरा आपको शेड्यूल बताया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ही है। हमारे यहाँ नया बैच जो शुरू हो रहा है 3 मार्च से। उसके लिए आज 29 फरवरी से एडमिशन भी शुरू हो गया। प्रारंभ के 35 अभ्यर्थियों के लिए शुल्क में 1500 की छूट रहेगी। ये भी मैंने बताया था, कल आप लोगों को नोटिस मैंने दे दिया था, सारी चीज़ें बता दिया था। यह वीडियो बनाने से पहले, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, आज 29 फरवरी है, वीडियो बनाने तक 17 लोग पूरा हो चुके थे। बाकी अभी तो आप पूरा दिन पड़ा हुआ है। अभी तो 11:30 बज रहे हैं, 11:30 हो रहा है, सुबह 10 बजे से लेकर, और अभी तक 17 लोगों का हो गया है। अगर आपको भी लाभ लेना है इस 1500 की छूट का तो आप भी लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी जो बात हमने कही थी कि तैयारी किस किताब से करें, कैसे करें, तो आइए पहले पूरे सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो ज़रूर सिलेबस के बारे में जान लें। सिलेबस जानना सबसे बड़ी चीज़। पहली बात तो यही होता है, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं
जो सिर्फ फॉर्म इसलिए भरते हैं कि चलिए ठीक है देखेंगे परीक्षा कैसी होती है। कुछ लोग किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो पूरे सिलेबस को नहीं देख पाते हैं, तो वो लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सिलेबस को पूरा देखें। सिलेबस, अगर आपको सिलेबस ही याद है तो 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर सिलेबस से ही परीक्षा में बन जाते हैं, और कैसे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें, किन इकाई को कहाँ से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान दें। इकाई 1 हिंदी भाषा उद्भव और विकास, जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और क्षेत्रीय रूप है, अवधी है, बघेली है, बुंदेली है, जो साहित्यिक बोलियां हैं, इन सब के बारे में। देवनागरी लिपि का विकास है, वैज्ञानिक देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। तो इकाई 1 के लिए मैं आपको कहूँगा कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, नाम लिखना चाहें तो लिख लें, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उद्गम और विकास। ये 2 किताब आप खरीद लीजिए। एक किताब तो आप ले लीजिए उदय नारायण तिवारी की, और दूसरी किताब ले लीजिए भोलानाथ तिवारी की। तो उससे यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आपकी पूर्णतः तैयार हो जाएंगी। रही बात लिपि की, लिपि अगर आपको पढ़ना है, मानकीकरण आपको पढ़ना है, देवनागरी लिपि और मानकीकरण जो कि इकाई 2 में दिया गया है। तो इस देवनागरी लिपि को और मानकीकरण को, ये सारी चीज़ें, हिंदी की संवैधानिक स्थिति को, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप किताब का नाम लिखें, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि डॉक्टर राम प्रकाश की किताब ले लें। तो इससे आपका देवनागरी लिपि और मानकीकरण वाला जो पोर्शन है इकाई 2 में जो दिया गया है, इकाई 1 का लास्ट पॉइंट और इकाई 2, ये आपका तैयार हो जाएगा। इससे आप कर सकते हैं। बाकी इकाई 3 में जो साहित्य का इतिहास है, इकाई 3 में, इकाई 4 में, इकाई 5 में, इकाई 6 में जो साहित्य का इतिहास है, साहित्य का इतिहास के लिए मैं बताऊंगा कि 3 किताबें आप केवल पढ़िए, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लें। विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें, और फिर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ें। तो इस तरीके से, या हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ना चाहें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी ले सकते हैं आप। तो बच्चन सिंह की 2 किताब है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये किताबें आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पढ़ें। बाकी जो कविताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, चाहे वो इकाई 4 की कविताएं हों, चाहे वो इकाई 5 की कविताएं हों, इकाई 6 की कविताएं हों, ये इंडिविजुअल आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। किसी एक बुक में सारी कविताएं एक साथ नहीं मिलेंगी। चाहे वो मलिक मोहम्मद जायसी का नागमती वियोग वर्णन हो, चाहे कबीर के पद हो, पद संख्या 160 से 210 तक हो, या आचार्य या गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के 7 कांड से जो दिया गया है अलग अलग, इन प्रसंगों की बात हो, तो इन कविताओं के लिए तो आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इकाई अगर हम 7 की बात करें तो गद्य विधा का जो विकास है, जो मैंने आपको किताब बताया है, चाहे वो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास में उपन्यास का विकास हो, चाहे वो नाटक का विकास हो, चाहे वो कहानी का विकास हो, चाहे निबंध का विकास हो, इन सब के लिए जो 3 किताबें मैंने आपको बताया, एक विश्वनाथ त्रिपाठी की, उसे आप पढ़ेंगे। दूसरा आप रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तीसरा बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ेंगे। तो उसमें यह गद्य विधाओं का विकास आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर इकाई 8 की हम बात करें, काव्य शास्त्र की बात करें, तो इसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसके लिए आपको पढ़ना है गणपति चंद्र गुप्त का किताब।
भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्रगुप्त का। और साथ में आपको इग्नू का नोट्स भी पढ़ना है काव्यशास्त्र के लिए, तो आपका काव्यशास्त्र बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद में इकाई 9 की अगर बात करें तो इकाई 9 में सारे रचनाकारों की अलग अलग ही पढ़ना है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं आपको अलग से ही पढ़नी पड़ेगी। सुभद्रा कुमारी चौहान, किसी एक ही किताब में इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, एक किताब में नहीं मिलेगा, सारे कवियों को अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने तो सारा पढ़ाया है लोगों को। ऐसे ही जब आप प्रमुख साहित्यिक सेवी जो संस्थाएं हैं, जो अकादमी है, ये आप अकादमी पर जाएंगे, वहाँ की जो प्रकाशित पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, वहाँ से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है गगनांचल, उस गगनांचल को पढ़ सकते हैं। साहित्य वार्ता जो पत्रिका आती है, साहित्य वार्ता, उस साहित्य वार्ता पत्रिका से भी मैटर इकट्ठा किए जाते हैं। ऐसे ही जब इकाई 10 में हम लोग आते हैं तो इकाई 10 में जो पहला पॉइंट है वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप मालवा का लोक साहित्य पढ़ें, मालवी लोक साहित्य, तो ये श्याम परमार की किताब आप पढ़ लीजिए। निमाड़ी जब आप पढ़ें तो निमाड़ी पढ़ना हो तो कृष्णलाल हंस की किताब आती है, कृष्णलाल हंस की किताब निमाड़ी और उसका साहित्य। बुंदेली लोक साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो नर्मदा प्रसाद गुप्त की किताब आती है, नर्मदा प्रसाद गुप्त की किताब आती है। बघेली जब आपको पढ़ना हो तो बघेली के लिए टीकम सिंह तोमर की किताब आती है, टीकम सिंह तोमर। तो इन चारों के लिए अलग अलग किताब आपको पढ़ना होगा, चाहे वो बुंदेलखंड के लोक साहित्य हो, मालवा का लोक साहित्य हो, निमाड़ी का लोक साहित्य हो, या बघेली का लोक साहित्य हो। चारों के लिए 4 जब किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें, प्रकीर्ण, ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जो यहाँ पर पॉइंट 2 लास्ट पॉइंट बचते हैं कि लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। तो इसमें आपको जनजातीय कार्य विभाग की जो प्रशासकीय प्रतिवेदन आता है, प्रशासकीय प्रतिवेदन, वह प्रशासकीय प्रतिवेदन आप देखें तो वहां पर आपको मैटर मिल जाएगा। उसके अलावा जो शासकीय संस्थाएं हैं, उन शासकीय संस्थाओं के बारे में आप पढ़ेंगे तो उन शासकीय संस्थाओं से भी आपको मैटर वहां से भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इकाई 9-10 को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो मैंने किताब बताया टीकम सिंह तोमर का, श्याम परमार का, कृष्णलाल हंस का, नर्मदा प्रसाद गुप्त का, तो ये सब किताबें आप ले सकते हैं। और अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो पहली बात तो यही होती है, हमारे यहाँ जुड़ेंगे आप, कि कोई किताब खरीदने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है अगर हमारे यहाँ जुड़ते हैं। उसके लिए ना तो आपको भोलनाथ तिवारी की किताब लेना है, ना तो उदय नारायण तिवारी की किताब लेना है, ना ही रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेना है, ना ही बच्चन सिंह का, ना ही विश्वनाथ त्रिपाठी का, ना ही राम प्रकाश का, ना ही गणपति चंद्रगुप्त का, और ना ही इकाई 10 के लिए टीकम सिंह तोमर, श्याम परमार, कृष्णलाल हंस, नर्मदा प्रसाद गुप्त, किसी की कोई किताब नहीं लेनी है। 100% मेरी गारंटी होती है कि जितनी चीज़ें संस्थान की ओर से दी जाएंगी सिर्फ वही पढ़ना है। अगर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आपने उसे पढ़ लिया तो आप जरूर सफल होंगे और परीक्षा में प्रश्न वहीं से बनता है 100%। इसीलिए कह सकते हैं या कहते हैं हम कि सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं एक एक करके आपको पढ़ा दी जाती हैं, तो भाई प्रश्न बनेगा कहाँ से? बनेगा तो सिलेबस से ही। तो इसीलिए 100% की गारंटी ले ली जाती है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है। और जो हमारे वीडियो पब्लिश है हमारे चैनल पर, जो आप लोगों ने देखा होगा, उससे आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि किसी गाइड से नहीं कराया जाता है। जो आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी हैं उन्हीं पुस्तकों से कराया जाता है और पूरे गहन विवेचन करने के बाद ही कराया जाता है। पूरा विस्तृत विश्लेषण किया जाता है
तो 3 मार्च से शुरू हो रहा है नया बैच। स्टार्टिंग के 35 अभ्यर्थियों के लिए 1500 की छूट है। अभी मैंने प्रारंभ में बताया था कि 17 लोगों का हो चुका है, लेकिन अब वो संख्या 17 नहीं, अंत में आपको बता रहे हैं 19 हो गई है, क्योंकि दूसरे वाले नंबर पर 2 लोगों का और मैसेज आ चुका है। तो अब 19 लोग हो चुके हैं। देखते हैं शाम तक ये लोग हो जाएंगे तो फिर छूट ये समाप्त हो जाएगी। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप संपर्क करें। और प्रारंभ हो चुका है एडमिशन, तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर के साथ, और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। कोई नया अपडेट आता है तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। वैसे आपके समझ में आ गया होगा कि अब आप परीक्षा की तैयारी कौन सी किताब से करें, कैसे करें, क्या क्या पढ़ना होगा और परीक्षा की तिथि क्या होगी, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। किताब का नाम भी आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा कि इकाई 1 के लिए क्या पढ़ना है, इकाई 2 के लिए क्या पढ़ना है, साहित्य के इतिहास के लिए क्या पढ़ना है, काव्य शास्त्र के लिए कौन सी किताब लें, या इकाई 10 के लिए बघेली, मालवी, निमाड़ी, बुंदेली के लिए कौन सी किताब लें, या साहित्यिक संस्थाओं के लिए कौन सी पत्रिका पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके।